दर्जी लड़की का जादुई लहंगा चोड़ी सैंडल। कुंजपुर गांव में रहने वाली 17 साल की सलोनी एक गरीब दर्जी थी जो चंद पैसों में लोगों के कपड़े सिलकर अपने घर का गुजारा भत्ता चलाती थी। अरे ओ सलोनी, अरे भीतर है क्या? हाँ चाची आ जाओ। अरे परसों रोज मैंने तुम्हें जो ब्लाउज सिलने को दिया था वो पूरा हो गया क्या? हाँ चाची, वो तो मैंने सवेरे ही सिल दिया था और उसकी तुरपाई भी पूरी हो गई है, ये लीजिए। सलोनी रेवा का सिला हुआ ब्लाउज उसे थमा देती है। बदले में रेवा उसे 50 रुपए देती है, जिसे देखकर सलोनी दुखी स्वर में कहती है, ये क्या चाची, सिर्फ 50 रुपए? अरे तो क्या तुझे 500 रुपए दूं? मैंने ऐसा कब कहा? अगर चाची मेरी मजदूरी बराबर मेहनताना तो दे दीजिए। आपको पता है बाजार में एक ब्लाउज की सिलाई के लिए दर्जी 200 रुपए से एक दाम भी कम नहीं लेते। फिर आपका ब्लाउज अस्तर वाला था, ऊपर से गले की बारीक बनावट, इसे सिलने में मैंने पूरा दिन बिताया है। अरे तो क्या पूरे दिन के पैसे मुझसे ही वसूलेगी? देख सलोनी, ये देहात है, ये तेरे जैसे नत्थू गहरे दर्जियों की कमी नहीं है। 50 रुपए से एक पाई ज्यादा नहीं दूंगी। सलोनी रेवा के मक्खर पने को जानती थी, इसलिए वह चुप हो गई। रेवा भी वहां से रुखसत हो गई। तभी उस गरीब दुखियारिन दर्जी की आंखें डबडबा जाती हैं और वह दीवार पर टंगी अपनी माँ की तस्वीर को निहारती हुई कहती है, माँ आप क्यों मुझे अनाथ छोड़ गई? अगर मुझ बदनसीब बहन के कंधे पर भाई का भार ना होता तो मैं आपके पास चली आती। अभी सलोनी ऐसा कह रही थी कि देर दोपहर उसका नन्हा भाई रुपेश बस्ता टांगे भीतर आता है। जीजी मैं घर आ गया। अपनी दर्जी बहन की भीगी आंख देखकर रुपेश उसका चेहरा पढ़कर कहता है, जीजी आप रो रही थी ना? जीजी देखना, एक दिन आपका भाई बड़ा अफसर बनेगा और अपनी दर्जी बहन का नाम ऊंचा करके दिखाएगा। मेरे भाई, मुझे भरोसा है। अब चल खाना खा ले, जीजी ने आज खिचड़ी बनाई है। माता पिता का साया तो सलोनी के सर से सालों पहले ही छिन चुका था, जिस कारण सलोनी को बेहद कच्ची उम्र में अपने भाई की जिम्मेदारियों का भार अपने कंधे पर उठाना पड़ा। उसने अपने हाथों के हुनर से दर्जी का काम शुरू तो किया, मगर गांवगन उस गरीब दर्जी बहन की दुखती रग से वाकिफ थे, इसलिए उसे कम दाम देकर बढ़ चढ़कर बनावट वाले कपड़े सिलवाते। समय बीतता जा रहा था, मगर सलोनी की आर्थिक स्थिति संवरने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। एक रात वह सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही थी कि उसके हाथ रुक जाते हैं। दिन रात आंखें गड़ाकर मैं कपड़े सिल रही हूँ, मगर आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला हाल है। रुपेश अब बड़ी क्लास में प्रवेश पा चुका है, उसकी स्कूल फीस, घर के खर्चे, ये सब कैसे पूरा होगा? जी तोड़ मेहनत के बावजूद विशेष कमाई नहीं। ऐसा सोचते सोचते ही सलोनी ऊँघते हुए सिलाई मशीन पर सर रखकर सो जाती है। तभी उसे अपनी माँ ममता का स्वप्न दर्शन मिलता है। जागो सलोनी। माँ आप? माँ, आपकी बेटी कांटों का जीवन जीते जीते उकता गई है। हालत ने मुझे दर्जी बना दिया, फिर भी दुख की बदरा छटने की बजाय और ज्यादा गाढ़ी होती जा रही है। जानती हूँ बेटी, मेरी बात गौर से सुन। घर के भीतर तुझे एक छोटा सा दरवाजा दिखेगा, उसे खोलकर तू तहखाने में पहुंच जाएगी। वहां एक बक्सा है जिसके अंदर 3 जादुई लहंगे, सैंडल और चूड़ी मिलेंगी। उसे तू अपना रोजगार बना लेना। वह अपने अंदर से लहंगा, चूड़ी और सैंडल देंगी। इसी के साथ वह दर्जी सपनों की दुनिया से बाहर आ जाती है। सुबह की किरण फूट पड़ी है। माँ कहती थी कि पौ फटने के पहले किरण के साथ देखा सपना सच होता है। इतना बोलकर सलोनी झटपट से उसी तहखाने में पहुंचती है जहां उसे संदूक में लाल रंग का चमचमाता हुआ लहंगा चोली, लाल रंग का सुंदर सा सैंडल और लाल रंग की चूड़ी का बंडल मिलता है। माँ के कथन अनुसार यह 3 लहंगा, चूड़ी और सैंडल मिल तो गई, मगर ये जादुई है भी या नहीं, ये जानने के लिए इससे कुछ मांग कर देखना पड़ेगा। जादुई लहंगा, सैंडल और चूड़ी, अगर तुम जादुई हो तो अपना पुख्ता प्रमाण मेरे सामने प्रकट करो। इसके बाद उस तीनों जादुई लहंगे, जादुई चूड़ी और सैंडल तेजों में सुनहरी किरण में घिर जाती है और उनमें इंसानी अक्ष कायम हो जाते हैं। जिसके बाद जादुई लाल लहंगा अपने भीतर से चमचमाते लहंगा चुन्नी और लाल चूड़ी अपने भीतर से चूड़ियों की बौछार लगा देती है। साथ ही जादुई सैंडल भी अपने अंदर से कई सारे लाल सैंडल निकालती है। ये तो सचमुच जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल है। अब इन्हें बेचकर मैं अपने और अपने भाई को गरीबी से उभार सकती हूँ। सलोनी उन सैंडल, लहंगा और चूड़ी को लेकर बाजार में बेचने पहुंच जाती है।
आओ आओ लोगों, आ गया है सुंदर सुंदर लहंगा एकदम सस्ते दाम में, साथ में चूड़ी भी है और सैंडल भी, केवल 1000 रुपए में। इतना कम दाम सुनकर दूर खड़ी जानवी नाम की एक लड़की कहती है, क्या सचमुच ये शादी का जोड़ा और ये सैंडल चूड़ी सिर्फ 1000 में है? मगर बाकी दुकानदार तो केवल ऐसा ब्राइडल लहंगा 10,000 के पार बेच रहे हैं। फिर तुम इतना महंगा लहंगा सस्ते में क्यों बेच रही हो? अरे तो माम खाओ होने वाली दुल्हन, गुठलियां मत गिनो। कुछ ही देर में सलोनी के सारे लहंगे, चूड़ी और सैंडल बिक जाते हैं, जिसके बाद में उसे बहुतेरी कमाई हाथ लगती है। ऐसे ही हर दिन बीतता चला जाता है। सलोनी रोजाना अपने जादुई लहंगा, सैंडल और चूड़ी की मदद से वैसा ही बहुतायत लहंगा, सैंडल और चूड़ी बाजार में बेचती है और बदले में खूब पैसे कमाती है। देखते ही देखते उस गरीब दर्जी बहन के घर से गरीबी के बादल छटने के साथ उसका जीवन पटरी पर आ जाता है। अब कई बरस बीत चुके। एक रोज सलोनी के मन में ख्याल आया, जादुई लहंगा, सैंडल और चूड़ी के चलते मेरा जीवन तो गरीबी के गढ़ से बाहर निकल चुका है, मगर अभी भी जाने कितने ही घर घनघोर गरीबी से जूझ रहे हैं। अगर मैं उन गरीब बाप की बेटियों की शादी में लहंगा, चूड़ी और सैंडल देकर उनकी मदद करूं तो उनके पिता के कंधे कर्ज के बोझ के तले नहीं दबेंगे। मेरे जादुई लहंगे, सैंडल और चूड़ी मदद का हाथ बढ़ाओ ताकि मैं गरीब दुल्हनों की मदद कर सकूं। सलोनी के ऐसा कहते ही जादुई लाल लहंगे, सैंडल और चूड़ी के भीतर से खूब सारे लहंगे, चमचमाती चूड़ी और सुंदर सुंदर सैंडल की भरमार लग जाती है। उन्हें लेकर वह मंदिर की ओर बढ़ ही रही थी कि उसके कदम एक गरीब घर के बाहर रुक जाते हैं, जहां बिंदिया नाम की दुल्हन बेरंग साड़ी पहने मंदिर की ओर बढ़ रही थी। जरा ठहरो बहन, आज तुम्हारा ब्याह है क्या? हाँ बहन, मगर अमीर की मौत और गरीब की बेटी का ब्याह कहाँ पता चलता है। ऐसा ना कहो, ये मेरी तरफ से शादी का लहंगा, सैंडल और चूड़ी तोहफा ले लो और इसे पहनो, क्योंकि शादी सिर्फ एक बार होती है। इस तरह सलोनी गरीब बिंदिया को अपने हाथों से उस जादुई जोड़े, चूड़ी और सैंडल को पहनाकर उसे दुल्हन बनाती है। ऐसे ही समय बीतता है और आखिरकार रूपेश IAS बन जाता है। जीजी देखो, आपका भाई अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अब देखना, ये अफसर भाई अपनी दर्जी बहन की शादी में पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाएगा। अपने भाई की बात सुनकर सलोनी की पलकें भीग जाती हैं और रूपेश सलोनी की शादी के लिए एक सुलझे हुए परिवार से रिश्ता तय करता है। आंखों में सैकड़ों अरमान संजोए सलोनी जैसे ही अपने जादुई लाल लहंगे के जोड़े, चूड़ी और सैंडल को पहनती है, उसका तन तेजोमय कंचन किरण से तर हो जाता है, जिसके बाद उसका मुंह 16 श्रृंगार से सजाकर आप रूपी निखर जाता है। ये कैसे हुआ? मेरे पास एक भी जेवर नहीं थे, फिर ये सोने के जेवर और मेरा रूप कैसे बदला? अचानक इसका ध्यान अपने जादुई लाल रंग के जोड़े पर घिरता है, जिसके बाद उसके चेहरे पर पड़ा प्रश्न चिन्ह दूर हो जाता है और अंत में 7 फेरे के साथ सलोनी ब्याह के बंधन में बंधकर अपनी नई गृहस्थी में प्रवेश करती है। पालम गांव में रहने वाली पद्मिनी के 5 बेटे थे, जिनका नाम रोमिल, जैकी, मिहिर, अनमोल और विपिन था। विपिन पद्मिनी का पहला बेटा था। एक दिन पद्मिनी अकेले बैठी खुद से बातें करते हुए कहती है, समय हो चला जब मुझे अपने 5 बेटों के हाथ पीले कर देने चाहिए, क्योंकि 5 की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और वह अपने पैरों पर भी खड़े हो चुके हैं। एक काम करती हूँ, आज 5 का मनपसंद खाना बनाती हूँ। पद्मिनी सोफे से उठकर रसोई घर का रुख करती है और खुश मन से अपने बेटों के लिए खूब सारा खाना बनाती है। फिर जैसे ही घड़ी की सुई 8 का पड़ाव पार करती है, उसके 5 बेटे घर में पधार पड़ते हैं। आ गए मेरे 5 पांडव, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। अगले ही पल पद्मिनी मेज पर खाना लगाती है, जिसे देख विपिन बोलता है, क्या बात है माँ, आज कोई दावत है क्या, जो डाइनिंग टेबल पर इतनी सारी वैरायटी दिख रही है? नहीं मेरे लाल, बस मन किया तो बना लिया। 5 भाई को चाव से खाते देखकर पद्मिनी शादी की तान छेड़ते हुए कहती है, बेटा वो मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है। देखो तुम 5 भाई सयाने हो चले हो और तुम्हारी बूढ़ी माँ भी 55 का पड़ाव पार कर चुकी है, इसलिए अब की बरस तुम 5 भाई को ब्याह के बंधन में बांध देना जरूरी है। ये सुनकर जैकी, मिहिर और रोमिल जोरों शोरों से खांसने लगते हैं। अरे अरे क्या हो गया, ठीक तो हो? अच्छा, तो आपकी बटरिंग बातों का मेन मुद्दा शादी है?
अरे इसमें पिनकने की क्या बात है मेरे लाल, कभी ना कभी तो तुम्हें पीला होना ही पड़ेगा। यह सुनकर तीनों भाई एक ही सुरताल में कहते हैं, माँ हम एक लड़की को पसंद करते हैं। वाह मेरे तीनों सपूतों, क्या तीर मारा है। अनमोल, बिपिन, क्या तुमने भी मेरी बहुएं ढूंढ ली हैं? नहीं माँ। चलो तुम तीनों ने तो रईस रिची रिच लड़कियां ढूंढ ली, अब बस मुझे अपने 2 अनमोल रतन के लिए लड़कियां ढूंढनी है, फिर तुम पांचों के फेरे एक ही मंडप में होंगे। पद्मिनी अपने दोनों बेटों की तस्वीर पंडित जी के हाथों सौंप देती है। पंडित जी उन्हें 2 गरीब बहनों का रिश्ता बताते हैं। अगले ही दिन पद्मिनी अपने बेटों के संग उनके घर पहुंचती है, जहां गरीब बहनों का पिता जुमजी कहता है, आइए पधारिए बहन जी, इस गरीब की गुमटी में आपका स्वागत है। ये है मेरी बेटी बानी और मीरा। दोनों बहन पद्मिनी के पांव छूकर प्रणाम करने के साथ उन्हें नाश्ता परोसती हैं और कुछ देर बाद, भाई साहब मुझे आपकी बेटियां पसंद हैं, हालांकि मैंने तो तस्वीर देखकर ही तय कर लिया था कि यही मेरी बहू बनेगी। अच्छा अब इजाजत दीजिए, मेरी होने वाली बहुओं, जल्द ही शादी का जोड़ा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। फिर अगले ही दिन पद्मिनी अपनी होने वाली तीनों अमीर बहुओं के घर जाती है और जहां अपनी होने वाली बहू जीविका, जिन्नी और मालविका को अपनी नजरों के सोंझे देखकर मन में कहती है, मेरी तीनों रईस बहुओं का रिहायशी इलाका और इनका मॉडर्न अवतार देखकर तो ऐसा जान पड़ रहा है जैसे इनकी शादी के जोड़े में लाखों का चूना लगने वाला है। सासू मॉम, कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं, बस शादी के सोच विचार में डूबी थी बहू। ओह यस, शादी से याद आया सासू मॉम, हमारे शादी का लहंगा सब्यसाची से ही रेडी करवाना, क्योंकि दुकानों पर के 2 कौड़ी के लहंगे तो हम पहनने से रहे। हाँ हाँ बहू निश्चिंत रहो, जल्द ही तुम तीनों का शादी का जोड़ा यहाँ आ जाएगा। अच्छा चलती हूँ, शादी की सैकड़ों तैयारियां करनी है। पद्मिनी देवी अपने तीनों बेटों के साथ घर लौट आती है। अरे रोमिल, जरा बता तो, बहू ने जहाँ से शादी का जोड़ा बनाने को कहा था, क्या नाम था उसका? सव्यसाची माँ, वो मशहूर ड्रेस डिजाइनर है, उसके एक लहंगे की कीमत लाखों करोड़ों में है। हे ईश्वर, एक साथ 5 बहुओं के शादी का जोड़ा कहाँ से बनेगा भला। एक काम करती हूँ, अपनी गरीब बहुओं के शादी का जोड़ा जैसे तैसे सस्ते में निपटा देती हूँ, ताकि तीनों अमीर बहुओं का महंगा लहंगा मोल से ले सकूं। राम, इन अमीर बहुओं के बीच मुझ मिडिल क्लास सास की तो लाखों की लंका लग गई। पद्मिनी एक ओर जहां अपनी रईस बहुओं की शादी के खातिर बेहद ही सस्ता लहंगा खरीदती है, तो वहीं अपनी तीनों रईस रिहायशी बहुओं की शादी का जोड़ा उसके कथन के अनुसार महंगे ड्रेस डिजाइनर सब्यसाची से बनवाती है। आधे से ज्यादा पैसे तो तीनों अमीर बहुओं के महंगे लहंगे में लग गए। अभी 5 बहुओं के जेवर खरीदने बाकी हैं, उसमें शादी ब्याह का साज साबांज भी शामिल है। एक काम करती हूँ, अपनी गरीब बहुओं के लिए हल्के फुल्के 1 आधे गहने बनवा लेती हूँ। इस तरह पद्मिनी अपनी गरीब बहुओं के शादी के जोड़े के बाद उनके जेवर की खरीदारी में भी, जहाँ गरीब बहुओं के लिए 22 कैरेट के सस्ते सोने का हल्का सा हार और नाक कान की पतली बारीक वाली बनवा कर भेजती है, वहीं अपनी अमीर बहुओं के शादी के महंगे लहंगे के साथ शगुन के लिए पीसी ज्वेलर से बेशकीमती हार के साथ बाजूबंद, बालियां, महंगा मांग टीका खरीदती है। देखते ही देखते शादी का दिन दस्तक देता है। सहरा सजाकर मेरे 5 सपूत कितने जच रहे हैं, जाने मेरी 5 बहुएं शादी के जोड़े में कैसी लग रही होंगी। माँ ये तो बैंक्वेट हॉल में ही जाकर पता चलेगा। पूरे धूमधाम के साथ पद्मिनी अपने 5 बेटों की बारात लेकर बैंकेट हॉल में जाती है, जहां उसकी 5 बहू शादी का जोड़ा पहने स्टेज पर बैठती हैं। तभी पद्मिनी उनके पास आकर कहती है, अरे मेरी 5 बहू बिल्कुल परी जैसी बेहद सुंदर लग रही हैं। माँ जी, हम तीनों बहू की तारीफ तक तो अच्छा था, मगर ये गरीब बहू कहाँ से सुंदर दिख रही हैं। हाँ, इनका शादी का सस्ता सा जोड़ा हमारे महंगे लहंगे के शाइन के आगे एकदम फीका सा लग रहा है। देवरानी जी, शादी का जोड़ा सस्ते महंगे मोल से मायने नहीं रखता। ये लहंगा हमारे ससुराल से आया पहला शगुन है, इसलिए ये हम गरीब बहुओं के लिए मूंगों के मोल से भी बेशकीमती है। हाँ जो भी हो, मगर प्लीज अपने इस सस्ते से शादी के जोड़े के साथ तुम गरीब बहनें हमारे ब्राइडल फोटो सेशन में नजर मत आना। अरे मेरी रईस बहू रानी, तुम इस समय बैंक्वेट में हो, इसलिए अपना ये रईसी का रौब घर पर झाड़ना। यहाँ क्यों अपनी सास की इज्जत का फालूदा बनाने पर तुली हो।
यह सुनकर तीनों बहू चुप हो जाती हैं। थोड़ी ही देर में पंडित शादी की प्रक्रिया शुरू करते हैं और 7 फेरे के साथ 3 अमीर और 2 गरीब मिलकर पद्मिनी की 5 बहुएं बनकर ससुराल आती हैं और गहरी सांस भरते हुए कहती हैं, उफ, आखिरकार शादी का तमाम झाम खत्म हो गया। अब मुझसे तो ये भारी भरकम लहंगा एक भी मिनट बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ, मेरा भी हाल ऐसा ही है। थोड़ी ही देर में 5 बहू अपने कमरे में जाकर ड्रेस चेंज कर लेती हैं। 2 दिन बाद, जिन्नी, जीविका, मालविका, कहाँ हो तुम? तीनों बहू यहाँ आओ। क्या हुआ सासू माँ? तुम तीनों ने अपने शादी का लहंगा तहस नहस कर दिया। अगर मैं तुम्हारे कमरे का दौरा ना करती तो देख ही नहीं पाती। पिछले 2 दिनों से तुम्हारे शादी का लहंगा सोफे पर सड़ रहा था। माँ जी, एक शादी के जोड़े के पीछे आप हमारी जान खा रही हैं। बात का बतंगड़ बनाना तो कोई आपसे सीखे। मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ, और नहीं तो क्या। अब क्या सारी उम्र हम अमीर बहुएं इस शादी के जोड़े के बोझ को ढोती रहेंगी? अरे तो क्या इस महंगे लहंगे को ऐसे कूड़े का कौर करोगी? माँ जी, इस महंगे लहंगे का काम शादी के फोटो सेशन तक था। अब हमें इस जोड़े की जरूरत नहीं। सही कहा, आखिर तुम तीनों रईस बाप की बेटियां जो हो। अरे शादी के जोड़े का मोल तुम क्या जानो। माँ जी सही कह रही हैं देवरानी जी। शादी का जोड़ा एक सुहागन के लिए उम्र भर की ना भूलने वाली निशानी होती है, और एक ऐसा तोहफा भी जिसका कोई तोल नहीं। और अगर इतने पर भी आपको इस जोड़े की कदर समझ में नहीं आ रही तो एक दफा हमारे गांव देहात में दौरा करके देख लीजिए, जहां कितने गरीब बेटी के बाप पाई पाई जोड़कर भी अपनी बेटी को एक शादी का जोड़ा नहीं दिला पाते। आप तीनों खुशकिस्मत हैं जो माँ जी ने आप तीनों को शादी का इतना महंगा लहंगा शगुन में भेजा था। गरीब बहू की खरी बात सुनकर तीनों बहू को याद आता है कि कैसे उनकी माँ ने भी सालों से अपनी शादी का लहंगा संभाले रखा था। थैंक यू जेठानी जी, हमारी भूल से हमें भेंट कराने को नए दौर में खोकर हम भूल गए कि हमारी मॉम ने भी अपनी शादी का लहंगा आज तक संभाल कर रखा है। और सॉरी, हम तीनों ने जो बैंक्वेट हॉल में आपको नीचे दिखाया उसके लिए। इस तरह तीनों बहुएं अपनी शादी के जोड़े की अहमियत को जान पाती हैं। इसलिए साथियों, अपनों से मिले तोहफे की कीमत से नहीं बल्कि दिल से कदर करें। रेशमा अपने घर में माता पिता के साथ बैठी थी, जहां उसके माता पिता कहते हैं, अरे कितनी बार तुझे बोला है, मैं तेरे लिए ज्यादा महंगा लहंगा नहीं लेकर आ सकती। अरे हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे नहीं, इन्हें तो बस शादी की पड़ी रहती है। इन्हें कहाँ दिखता है इनके माँ बाप कितनी मेहनत से पैसे इकट्ठे करते हैं इनकी शादी के लिए। अब जो है इतने में गुजारा कर ले। माँ, ऐसे सिंपल शादी कौन करता है? एक लहंगा ही तो मांगा है। सब चीज आपकी पसंद की, एक पसंद मेरी भी सही। मैं तुझे कुछ नहीं दिलाने वाली। कल दूल्हा बारात के साथ यहाँ आ रहा है। सच बताऊं तो दूल्हे पर न्योछावर करने के लिए भी नहीं है। वो तो शुक्र मनाओ कि हमारे गरीब होने के बावजूद भी मेरे दोस्त का बेटा इस मूर्खनी से शादी करने के लिए राजी है। पैसों की अहमियत ये कहाँ समझती है। इसे तो अपने ख्वाब पूरे करने हैं शादी के। अगर आपने ऐसा किया तो मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, मर जाऊंगी मैं। ये सब होता हुआ शादी के जोड़े में एक चुड़ैल देख लेती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं उस लड़की को ऐसे मरने नहीं दे सकती। मुझे उसे बचाना होगा। पता नहीं इतनी सी बात ये माँ बाप क्यों नहीं समझते हैं। ये बोलकर चुड़ैल उस लड़की को बचाने उसके पास जाती है। लेकिन एक चुड़ैल उस लड़की को बचाना क्यों चाहती थी? क्या चुड़ैल का उस लड़की से कोई रिश्ता था या बात कुछ और थी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रेशमा पंखे से लटक कर मरने जा ही रही थी कि चुड़ैल अपने जादू से उसकी फांसी को गायब कर देती है और कहती है, पागल हो गई हो क्या? तुम मरने क्यों जा रही थी? चुड़ैल, चुड़ैल, छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, मैं बस तुम्हें मरने से रोकने आई हूँ। पर तुम तो एक चुड़ैल हो, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती इतिहास खुद को फिर से दोहराए। तुम जानती हो, तुम्हारी तरह मैंने भी यही गलती करी थी। इससे ना मेरे माँ बाप को फर्क पड़ता है और ना ही किसी और को। और वही तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे खोने का एहसास नहीं होगा। उन्हें ये एहसास होगा कि चलो अच्छा है, भला टली, शादी का कुछ पैसा भी बच गया। थोड़ा सा अफसोस होता पर पैसों की संतुष्टि उन्हें ज्यादा होती। तुम सही कह रही हो, मेरे माँ बाप का स्वभाव ऐसा ही है। उन्हें मेरे मरने का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था, मुझे भी बताओ। मैं बताती हूँ।
6 महीने पहले मेरी भी शादी होने वाली थी, उसी का जोड़ा अभी तक पहने बैठी हूँ। दरअसल तुम्हारी तरह ही मेरे भी सपने थे कि मेरी धूमधाम से शादी हो। ये तो तुम जानती हो, बचपन से ही लड़कियों को गुड्डा गुड्डी की शादी और अपनी शादी का कितना शौक होता है। वह धीरे धीरे अपने मन में अपने शादी के सपने पालने लगती है। मैं भी वही कर रही थी, और जब मेरी शादी का वक्त आया तो मेरे माता पिता ने कहा, प्रेमा, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मैं तुम्हारी शादी उस फटीचर बिरजू से नहीं करा सकती हूँ। अरे हम पहले से ही गरीब हैं और तुम्हें और गरीबी भी नहीं झोंक सकते। वो तुम्हारा ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाएगा। नहीं माँ नहीं, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अपने साहिल। मैं अपने साहिल के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। मैं रह लूंगी उस गरीबी में भी। जब आपने मुझे गरीबी में पाला है तो मैं वैसे भी रह लूंगी। अरे ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। लता, तुम अगले हफ्ते ही इसकी शादी करो, चाहे हमें गरीबी में इसकी शादी कैसी भी करनी पड़े, हम कराएंगे। बस इसे भेजो। पापा, आप ऐसे मेरी जबरदस्ती शादी नहीं करा सकते। रोते हुए प्रेमा अपने कमरे में चली जाती है और कहती है, मुझे साहिल को बताना ही होगा। मम्मी पापा नहीं मान रहे हमारी शादी के लिए। मैं भाग जाऊंगी। प्रेमा रोते हुए साहिल के पास पहुंच जाती है, जहां वह सिग्नल पर सबके जूते साफ कर रहा था। साहिल सर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी और किसी के साथ नहीं करूंगी, वरना मैं मर जाऊंगी। क्या हुआ? तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं। वो मेरी शादी किसी और से अगले हफ्ते कराने वाले हैं। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। साहिल, मुझे भगा कर ले जाओ। तुम फिक्र मत करो, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मैं कल ही तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आ रहा हूँ। सच? साहिल? ये कहकर गरीब साहिल उसे गले से लगा लेता है और प्रेमा अपने घर चली जाती है। अगले दिन साहिल उसके माँ बाप से हाथ जोड़कर कहता है, अंकल जी, मैं आपकी बेटी प्रेमा का आपसे हाथ मांगने आया हूँ। मैं जीवन भर उसका बहुत ख्याल रखूंगा, उसे हर खुशी दूंगा। बस आप उसकी शादी जबरदस्ती किसी से मत कराइए। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। पापा, साहिल मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। प्लीज मम्मी पापा मान जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। ठीक है, हम मान जाते हैं। तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी शादी उसी से कराएंगे। मैंने कहा था ना साहिल, मम्मी पापा मान जाएंगे। अब हमारी शादी होगी। राजेश उसे झूठा दिलासा देता है और शादी के वक्त साहिल को अपने आदमी से बहुत पिटवाता है, जिसके बाद घायल होने की वजह से वह मंडप तक पहुंच नहीं पाता और वहां कोई और दूल्हा आकर बैठा होता है। प्रेमा शादी के जोड़े में अपनी माँ के पास जाती है कि उन दोनों की बातें वो सुन लेती है। सुनिए जी, अगर हमारी बेटी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होगी। अरे तुम फिक्र मत करो, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। शादी हो जाए, साहिल को मैंने ठिकाने लगवा दिया है। मंडप में हमारे दामाद जी ही बैठेंगे। पापा ने मुझसे झूठ बोला, अब मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। प्रेमा जहर खाकर मंडप में बैठ जाती है। तभी उसके मुंह से जहर निकलने लगता है और अपनी बेटी को देखकर लता कहती है, प्रेमा मेरी बच्ची, तुझे ये क्या हुआ? तूने जहर क्यों खाया? आप मेरी शादी साहिल से कराना नहीं चाहते थे ना, इसलिए मैंने जहर खा लिया। अब आप खुश रहिए। मेरे प्यार से मेरी शादी नहीं हो पाई तो मैं मर गई और चुड़ैल बन गई। पर कितना है कि हमारी पसंद हमारे माँ बाप जानना ही नहीं चाहते। चाहे बात बोले, क्यों ये तुम्हारे लहंगे की शादी के अरमान तो शादी के अरमान ही होते हैं, जो कि ये माँ बाप समझते ही नहीं। इन्हें ये समझाना बहुत जरूरी है। पर कैसे समझाएंगे? मेरे पास तरकीब है। ये कहकर चुड़ैल गांव में अफरा तफरी मचाने लगती है। कहीं पेड़ जलते हैं तो कहीं झोपड़ियाँ। अगर ऐसा किसी और लड़की के साथ भी होता तो वो उसे समझाने की कोशिश करती। गांव की ऐसी विकट स्थिति देखकर लोग इकट्ठा होकर चुड़ैल से कहते हैं, अरे तुम क्यों हमारे गांव को बर्बाद करने पर तुली हुई हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं ये सब करती रहूंगी जब तक माँ बाप अपने बच्चे की ख्वाहिश को समझ नहीं जाते। अरे आपसे अपने पसंद की शादी, कपड़े, मर्जी यही तो मांगती हैं लड़कियां, लेकिन आप सब ये भी नहीं कर पाते। उन माँ बाप को समझाने के लिए ही मैं यही करना चाहती हूँ, और जब तक आप जैसे लोग नहीं मानेंगे मैं इस गांव में धमाके करती रहूंगी। चुड़ैल ये कहकर रेशमा के माता पिता को भी डरा कर समझाती है, जिसके बाद वो कहते हैं, हाँ, हम समझ गए। जहाँ इतने पैसे खर्च कर रहे हैं वहाँ एक लहंगे का खर्चा और सही। हाँ, हम अपने बच्चे की खुशी को ध्यान में रखकर शादी कराएंगे। चुड़ैल का ये रूप देखकर उसके माता पिता कहते हैं, बेटा, प्रेमा बेटा,
ये तू ही है ना? मेरी बच्ची, हमें माफ कर दे, हम तेरी इच्छा को समझ नहीं पाए। हाँ बेटा, हमारी वजह से तेरी आत्मा अभी तक भटक रही है। हाँ, क्योंकि साहिल से शादी की इच्छा मेरी अधूरी है। बताइए मेरा साहिल कहाँ है? मुझे अब तक क्यों नहीं मिला वो मर चुका है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। साहिल साहिल, तुम जहाँ भी हो मेरे पास आओ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये जन्म ना सही तो उस जन्म में ही सही। चुड़ैल के ये कहते ही साहिल उसके सामने आ जाता है। मैंने तुम्हें बहुत याद किया प्रेमा, अब हम शादी करेंगे। क्यों माँ अपनी गरीब चुड़ैल बेटी की शादी नहीं कराओगी? जरूर करवाऊंगी। इस तरह से एक तरफ रेशमा की उसके पसंदीदा लहंगे में शादी होती है, वहीं दूसरी तरफ प्रेमा के माता पिता उसकी शादी भूत साहिल से करा देते हैं, जिसके बाद दोनों को मुक्ति मिल जाती है और वह चले जाते हैं। मेवाड़गढ़ के छोटे से गांव में एक इंसानी बंदर रहता था। गांव के सभी लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे। लोगों का कहना था कि वह एक श्रापित बंदर है, जिसके चलते कोई उसके पास नहीं जाया करता था। एक दिन की बात है। हे भगवान, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर गांव वालों के पास गया तो वो मुझे भगा देंगे। अब मैं क्या करूं? बहुत जोरों से भूख लगी है। बंटू दिखने में आधा इंसान और आधा बंदर की तरह था। उसके अंदर आधे लक्षण बंदर के थे तो आधे लक्षण इंसानों के थे। वह खाने की तलाश में जंगल की तरफ भागने लगता है। वह देखते ही देखते एक के बाद एक पेड़ के ऊपर चढ़ता और फल फ्रूट ढूंढने लगता है। बंटू को एक पेड़ पर कई सारे सेब लटके हुए नजर आते हैं, जिसके बाद बंटू उस पेड़ पर चढ़कर सेब खाने लगता है। अरे क्या बात है, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट नजर आ रहे हैं। बंटू पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद पेट भर के वहाँ सेब खा लेता है, जिसके बाद वह उस पेड़ से नीचे उतरता है। उस पेड़ के पास में एक नदी थी, जहाँ एक स्त्री जिसका नाम स्वरागिनी था, वह स्नान कर रही थी। अरे ये लड़की कौन है जो यहाँ पर स्नान कर रही है? बंटू पेड़ के पीछे छुपकर उस लड़की को देखने लगा। बंटू को वह लड़की बहुत खूबसूरत नजर आने लगी। उसकी नजरों में उस लड़की का अक्ष समा गया था। कितनी खूबसूरत लड़की है। ऐसी खूबसूरत लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। बंटू उसे देख रहा होता है कि तभी अचानक से स्वरागिनी की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और वह जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ, यहाँ पर एक बंदर जैसा दिखने वाला आदमी है, कोई मुझे बचाओ। रुको रुको, शांत हो जाओ। लोगों को यहाँ मत बुलाओ, नहीं तो वो मुझे यहाँ से निकाल देंगे। मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, मुझे माफ करना। मैं सिर्फ अपना पेट भरने के लिए यहाँ पर फल ढूंढने आया था। मेरी नजर तुम पर पड़ी, लेकिन मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। स्वरागिनी के चिल्लाने पर बंटू उसके सामने आता है और उसे चुप कराने के लिए कहता है। बंटू के ऐसा कहने पर स्वरागिनी चुप हो जाती है और वह उससे पूछती है, ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ? तुम तो आधा इंसान और आधा बंदर दिखाई देते हो। देखो मेरे साथ ये सब कैसे हुआ, इसका मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ऐसा कहकर बंटू वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद स्वरागिनी स्नान करके अपने कपड़े पहन लेती है और वापस घर को लौट आती है। स्वरागिनी विधवा और वह अपनी सास के साथ रहा करती थी। घर पर आने के बाद वह अपनी सास हेमा को आधे इंसान जैसे दिखने वाले बंदर के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद हेमा अपनी बहू से कहती है, बहू, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत वापस घर लौट आई। देखो उस बंदे से दूर रहना, वह श्रापित बंदर है, कहीं तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। श्रापित? आखिर उसे ऐसा कौन सा श्राप लगा है माँ जी? इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। देखो मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ, उससे दूर रहना। शाम को खाना खाने के बाद स्वरागिनी अपने कमरे में जाकर सोने लगती है, लेकिन सोने के बाद भी उसे आधे इंसान जैसे दिखने वाले बंदर के बारे में ख्याल आने लगता है। अगर वह आधा इंसान जैसा दिखने वाला बंदर लोगों को नुकसान पहुंचाता है तो उसने मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? स्वरागिनी ऐसा सोचते सोचते सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, स्वरागिनी के दिमाग से आधा इंसान जैसा दिखने वाले बंदर का ख्याल जाता ही नहीं है। वह बार बार उसके बारे में सोचने लगती है। तभी उसकी सास उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे बहू, घर में पानी खत्म हो गया है, जा तो जरा नदी से पानी भर के ले आ। स्वरागिनी नदी से पानी भरने के लिए चली जाती है। जैसे ही वह नदी के पास पहुंचती है, वह आधी इंसान जैसे दिखने वाले बंदर को देख लेती है, जो कि नदी से पानी पी रहा होता है। अरे ये तो वही है, कहीं मुझे देखकर ये बंदर डर ना जाए और यहाँ से भाग ना जाए। स्वरागिनी उसे बहुत देर तक देखती रहती है। तभी बंदर की नजर स्वरागिनी पर पड़ जाती है और वह उसे देखकर कहता है,
तुम मुझे यहाँ पर छुपकर क्यों देख रही हो? मेरे सामने क्यों नहीं आई? कहीं तुम मुझसे डर के भाग ना जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आई। स्वरागिनी बंदर से बातें करने लगती है, जिसके बाद हर रोज स्वरागिनी उससे बातें करने नदी किनारे आने लगती है। कुछ ही समय में स्वरागिनी को उस बंदर जैसे दिखने वाले आदमी से प्यार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बंदर भी स्वरागिनी से प्यार करने लगता है। लेकिन एक दिन फिर से स्वरागिनी उससे पूछती है, आखिर ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ है जो तुम्हें श्राप मिला है? ये कुछ समय पहले की बात है। मेरा नाम बंटू था। मैं इस जंगल में शिकार करने आया करता था। उस समय मैं नादान था और जानवरों के ऊपर बहुत अत्याचार किया करता था। मेरे अंदर जानवरों के लिए दया नहीं थी। एक दिन एक बंदरिया इस जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठा करके अपने प्रेमी बंदर के पास ले जा रही थी, क्योंकि उसका प्रेमी बंदर जख्मी हालत में था। लेकिन उस समय मुझे जानवरों का शिकार करना बहुत अच्छा लगता था। मैंने अपना तीर चलाया, जिसके कारण वो बंदरिया जख्मी हो गई। जब उस बंदरिया ने मुझे देखा तो उसने मुझे देखते ही श्राप दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने मुझे मेरे प्रेमी से जुदा कर दिया। अब वह भी इस दुनिया में नहीं बच पाएगा और मैं भी नहीं बच पाऊंगी। लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज के बाद तुम आधे इंसान और आधे बंदर के रूप में रहोगे। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी किसी भी जानवर का शिकार नहीं करूंगा। अपना श्राप वापस ले लो, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। बंटू उसके सामने रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, जिसके बाद उस बंदरिया को उसके ऊपर थोड़ा सा तरस आ जाता है और वह उससे कहती है, इस श्राप का अब एक ही तोड़ है। जब तक कोई लड़की तुमसे सच्चा प्यार करके तुमसे शादी नहीं करेगी, तब तक तुम इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाओगे। उस दिन के बाद से मैं श्राप से मुक्त हो ही नहीं पाया। स्वरागिनी विधवा थी, लेकिन फिर भी वह बंटू से कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? ये सुनते ही बंटू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन एक विधवा होकर तुम मुझसे शादी करोगी, समाज में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। जब मेरे सर पर मेरे पति का हाथ होगा तो समाज का कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा। स्वरागिनी और बंटू एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बंटू और स्वरागिनी दोनों एक मंदिर में जाते हैं, जहां वे दोनों भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। उनकी शादी संपन्न होते ही चारों तरफ आंधी तूफान चलने लगते हैं और जोर जोर की हवाएं भी चलती हैं। बंटू बंदर के श्राप से मुक्त हो जाता है और वापस से एक इंसान के रूप में आ जाता है। अरे वाह, मैं तो सच में श्राप से मुक्त हो गया। मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बंटू स्वरागिनी को लेकर वापस गांव आ जाता है, जहां गांव के सभी लोग स्वरागिनी को बहुत सी जली कटी बातें सुनाते हैं। जिसके बाद बंटू उन सभी से कहता है, आप लोगों को मेरी पत्नी के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पति हूँ। आज से ये विधवा नहीं है, मैं इसका साथी हूँ। बंटू गांव के हर एक व्यक्ति को कड़ा जवाब देता है, जिसके बाद कोई भी स्वरागिनी के ऊपर उंगली नहीं उठा पाता। उस दिन के बाद से बंटू और स्वरागिनी दोनों एक साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। नीलेश और प्रिया की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी। नीलेश प्रिया को विदा करवा कर ले जाते हुए कहता है, अच्छा माँ जी, बाबूजी, आप दोनों को प्रणाम। ट्रेन का समय हो रहा है, अब हमें चलना चाहिए। हमारा घर बहुत दूर है। हाँ हाँ बेटा, आराम से जाना। चलो प्रिया, अब अंधेरा होता जा रहा है। ये बोलकर नीलेश अपनी पत्नी के साथ ट्रेन के लिए रवाना हो जाता है, जहाँ वो लाल जोड़े के घूंघट में बैठी थी। और नीलेश पूछता है, प्रिया, क्या तुम्हें भूख लग रही है? अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। जी नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना फिलहाल तो। अजी, यहाँ से घर पहुँचने में और कितनी देर लगेगी? प्रिया, अभी तो 100 किलोमीटर बाकी है। तुम आराम करो, शादी में काफी थकावट हुई होगी तुम्हें। मैं भी सो रहा हूँ। ध्यान रखना। जी आप निश्चिंत रहिए। नीलेश सो जाता है और प्रिया उसका ख्याल रखती है। तभी ट्रेन तेज रफ्तार से चलने लगती है और झटके से नीलेश जग जाता है। कुछ देर बाद ट्रेन एक अंधेरे टनल को क्रॉस करता है, जहां नीलेश के साथ बैठी हुई प्रिया अंधेरे में बहुत चिल्लाने लगती है। कौन है? कौन है? नीलेश, नीलेश मुझे बचाइए, कोई मुझे खींच रहा है अपनी ओर। नीलेश जी। प्रिया, प्रिया, तुम कहाँ हो? क्या हुआ? एक तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है इस टनल में। कुछ देर बाद जब ट्रेन उस सुरंग से बाहर निकलती है तो नीलेश देखता है कि उसकी पत्नी गायब है। वो उसे पूरे ट्रेन में ढूंढता है। प्रिया, प्रिया, तुम कहाँ हो? आंटी जी, क्या आपने मेरी बीवी को देखा? लाल जोड़े में थी वो। आज ही मेरी उसके साथ शादी हुई है। नहीं बेटा, मैंने तो यहाँ किसी को नहीं देखा।
यहाँ तो लाल जोड़े में कोई भी नहीं आया। अगर प्रिया यहाँ नहीं है तो वो कहाँ जा सकती है? मैंने ट्रेन का चप्पा चप्पा छान लिया पर मेरी दुल्हन कहीं नहीं है। आखिर वो कहाँ जा सकती है? उसे तो कोई रास्ता भी नहीं मालूम है। हताश नीलेश सारे जगह ढूंढने के बाद गुमसुम सा ट्रेन के कोने में बैठ जाता है और अपने घर चला जाता है। प्रिया, अरे प्रिया तुम कहाँ जा सकती हो? तुम्हारे चिल्लाने की आवाज से लगता है कि कोई तुम्हें जबरदस्ती उस अंधेरे में खींच कर ले गया है। पर भगवान की कसम मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। जहाँ नीलेश अपने गम में था वहीं एक और नया शादी का जोड़ा उस ट्रेन में सफर कर रहा था। तभी निकिता मोहन से कहती है, अजी मुझे प्यास लग रही है, क्या आप स्टेशन से कोई शरबत या पानी ला सकते हैं? हाँ तुम रुको, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। ये बोलकर मोहन स्टेशन से पानी लेने चला जाता है। वापस लौट ही रहता है कि इतने में ट्रेन की सीटी बजती है और ट्रेन चलने लगती है। तभी निकिता कहती है, मोहन जी जल्दी आइए, ट्रेन चल चुकी है, मेरा हाथ पकड़िए। मैं आ रहा हूँ निकिता, तुम फिक्र मत करना, मैं ट्रेन पकड़ लूंगा। जल्दी आइए मोहन, मेरा हाथ थाम लीजिए, ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही है। निकिता के ये कहते ही मोहन अपने ज्यादा ताकत लगाकर आखिर ट्रेन में चढ़ ही जाता है। तभी निकिता कहती है, आप ठीक तो है ना मोहन जी? मुझे माफ कर दीजिए, मेरे चक्कर में आपको ट्रेन से बाहर जाना पड़ा। अगर आप यहीं रह जाते तो मेरा क्या होता? कोई बात नहीं निकिता, ये तो मेरा फर्ज है, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और कितना टाइम लगेगा? मैं ऊब गई हूँ इस ट्रेन से। अरे अभी तो तुम्हें दोबारा ट्रेन में आना पड़ेगा, क्योंकि कुलदेवी की पूजा के बाद हम हनीमून पर जो जाएंगे। अरे मोहन जी आप भी ना। दोनों हंसते खेलते हुए ट्रेन में सफर काट रहे थे कि तभी वही उस अंधेरी सुरंग से ट्रेन गुजरती है और तभी निकिता के चीखने की आवाज आती है। मोहन को कुछ समझ नहीं आता। जब तक ट्रेन गुफा से बाहर आती है मोहन सिर्फ इतना ही देख पाता है कि कोई उसकी निकिता को खींच कर ले जा रहा है। मोहन जी मुझे बचाइए। निकिता मैं आ रहा हूँ। कहाँ चली गई निकिता तुम? मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हो। भाई साहब आपने मेरी बीवी को देखा है? वो कहाँ चली गई? लगता है कोई उसे खींच कर ले गया। अरे भाया मैं तुझे क्या बताऊं, पर एक राक्षस जैसा आदमी मुझे लग रहा था अंधेरे में। भैया कृपा करके मेरी धर्मपत्नी को ढूंढवा दीजिए। 2-4 लोग मिलकर मोहन के साथ उसकी पत्नी को ट्रेन के हर डिब्बे हर टॉयलेट में ढूंढते हैं, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। मोहन बहुत रोता है और नजदीकी पुलिस स्टेशन में उसकी रपट लिखवा देता है। कोतवाल जी, मेरी बीवी ट्रेन में मेरे साथ बैठी हुई थी, पर जैसे ही वो अंधेरी सुरंग आई तो कोई राक्षस उसे ले गया। मेरी बीवी बहुत चीखी चिल्लाई, पर जब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी धर्मपत्नी को मेरे पास वापस ले आइए। अरे मुन्ना ज्यादा परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारी पत्नी को सही सलामत लेकर आऊंगा। अंडे का फंडा मामला पेचीदा हो गया। मोहन बेचारा अपनी पत्नी को ढूंढता है, वहीं कोतवाल उस सुरंग की छानबीन करवाता है, पर कुछ भी पता नहीं चलता। आखिर नई दुल्हन ही क्यों सुरंग से गायब हो रही थी? जरूर इसके पीछे कोई बड़ी बात थी। जानने के लिए कहानी के आखिरी मोड़ पर चलते हैं। निकिता के बाद उस ट्रेन में बैठी और भी नई दुल्हन हैं जो उसी सुरंग के आते ही गायब हो जाती थी। उनसे परेशान होकर कोतवाल साहब पर हर कोई अपनी रिपोर्ट लिखवा देते हैं। तभी एक दिन कोतवाल कहता है, बस बहुत हुआ, आखिर वो बहुत नई दुल्हनों को ही क्यों उठा रहा है? अब तो पता लगाना ही पड़ेगा। कल जो ट्रेन आएगी उसमें बिरजू तुम दुल्हन बनकर बैठोगे, समझे? जी साहब। जहाँ एक तरफ कोतवाल उस दुल्हन चुराने वाले चोर के पकड़ने की ताक में था, वहीं वो भूत सभी दुल्हनों को ले जाकर सुरंग के पास वाली गुफा में कैद करके रखता था और कहता है, डरो मत मुझसे, मुझे अपने पति की तरह ही समझो। छोड़ दो, हमें छोड़ दो, तुम एक भयानक राक्षस हो, आखिर हमें क्यों लेकर आए हो? क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं तुम सबके साथ भी करूँगा। ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुमने शादी के पहले दिन हम सारी दुल्हनों को हमारे पति से अलग कर दिया? सुनना चाहती हो तो सुनो। आज से 6 महीने पहले मैं भी इसी ट्रेन से नई शादी करके अपने रुक्मणी को लेकर जा रहा था, पर इस ट्रेन में कुछ चोरों का हमला हो गया और उन्होंने मेरी बीवी की सारे के सारे गहने छीन लिए। जब मैंने उन्हें मारना चाहा तो मेरे करीब आते ही उन्होंने एक अंधेरी टनल में से मेरी बीवी को ट्रेन से फेंक दिया। उसे बचाने के चक्कर में मैं भी कूद गया और उसी गम से मेरी आत्मा भटक रही है। इसलिए अब मैं नई दुल्हनों को अपहरण करके अपने साथ रखता हूँ, ताकि जो मैंने दर्द झेला है वो तुम्हारा पति भी झेले, नई पत्नी से दूर होने का दर्द। पर इन सब में हमारे पतियों का क्या दोष है? भगवान के लिए छोड़ दो हमें, वो बहुत परेशान हो रहे होंगे। होते हैं तो होए। देखना मेरे पति आएंगे और तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। मेरा सर्वनाश असंभव है प्रिय। वही जब अगले दिन वो कोतवाल अपने कांस्टेबल बिरजू को दुल्हन के रूप में ले जाता है तो वही सुरंग आती है।
उस सुरंग के आते ही वह भूत भी बिरजू को उठा लेता है। तभी सारे पुलिस वाले और मोहन भी ट्रेन को रोककर उस भूत का चुपके चुपके पीछा करते हैं, जहां वो एक डरावनी गुफा में पहुंच जाते हैं और कहते हैं, ओह, तो अंडे का फंडा इस राक्षस भूत ने इतनी सारी सुंदर दुल्हन महिलाओं को यहाँ छुपाया था। मोहन, तुम्हारी बीवी भी मिल गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अंडे का फंडा, पैरों से हुई हिम्मत भूत राजा। साहब मुझे बचाइए, कहिए भूत मेरा भी अपहरण करके मुझसे शादी न कर ले। तांत्रिक बाबा आ जाइए, आपका शक सही निकला। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ए काले राक्षस, अब तू और नई दुल्हनों को चोरी नहीं कर सकता। आज तेरा अंत निश्चित है। मेरा ये शमशान की राख तुझे उसी शमशान में ले जाएगी। हे शमशान के बाकी आत्माओं, इस राक्षस को अपने साथ वहीं दफन कर लो। तांत्रिक इतना कहकर राख भूत या राक्षस पर डाल देता है, जिसके बाद वो तिल मिलाकर उन्हीं आत्माओं के साथ उस शमशान घाट में दफन हो जाता है और सारी दुल्हन सुरक्षित अपने पतियों के गले लगकर अपने नए जीवन की शुरुआत करती हैं।